हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। इस क्लास में हम देखेंगे आपके सीटेट के लिए ईवीएस के वन लाइनर सारे क्वेश्चन, हर टॉपिक यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अच्छे से देखेंगे यदि, तो आपको ये क्लास बहुत ही हेल्प करेगी आपकी शिफ्ट में, ठीक है। क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो यहीं से उठ करके हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं। तो ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे जो आपके सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं और यहाँ ये भी बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपकी शिफ्टों में पूछा जा चुका है। तो जानवरों पर बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न हैं वो किस कारण से होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी त्वचा पर बालों के कारण। अब आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा देते हैं कि पशुओं की त्वचा पर जो विविध पैटर्न हैं वो जलवायु के कारण होते हैं, और अधिकांश बच्चे जलवायु लगा करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। जो पशु होते हैं उनकी त्वचा पर जो हमें विविध डिजाइन्स देखने को मिलते हैं वो उनकी त्वचा पर पाए जाने वाले बालों के कारण होते हैं, याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रात्रि में जागने वाले जानवर, ये आपका पूछा गया था शायद 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था आपका कि रात्रि में जागने वाली, ऐसा नहीं था। क्वेश्चन दिया था आपका कि जो उल्लू और चमगादड़ हैं ये रात्रिचर प्राणी हैं, तो ये प्रत्येक वस्तु को किस रंग में देखेंगे। तो जो जानवर रात्रि में विचरण करते हैं या रात्रि में जागते हैं तो वो हर वस्तु को काले और सफ़ेद रंग में ही देख पाते हैं, मतलब उनको प्रत्येक वस्तु काले और सफ़ेद रंग में ही दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि पक्षियों की आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पक्षी होते हैं वो एक ही बार में दो अलग अलग चीज़ों पर अपनी नज़र फोकस कर लेते हैं, वो भी किस कारण से, क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूमती नहीं हैं और इसी कारण से ये अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाज, चील और गिद्ध की दृष्टि। तो एक क्वेश्चन होता है कि वह कौन से जानवर हैं या वह कौन से पक्षी हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 4 गुनी अधिक होती है, और वो कौन से जानवर हैं जिनकी दृष्टि मनुष्य की अपेक्षा 6 गुनी अधिक होती है। तो 4 गुनी होती है तो वो हैं आपके बाज, चील और गिद्ध, और जिनकी दृष्टि 6 गुनी अधिक होती है मनुष्य से तो वो हैं आपके शेर, बाघ और चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुत्ता, बाघ और शेर। मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट में पूछा गया है कि मलमूत्र की गंध से क्षेत्र की पहचान करने वाला जानवर कौन सा है। वहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, जैसे बाघ दिया था, डॉल्फिन दिया था, ठीक है। तो उसका राइट आंसर आपका बाघ था। यहाँ पर कुत्ता, बाघ और शेर तीनों ही जो होते हैं अपने इलाके का निर्धारण मलमूत्र की गंध से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे जानवर जिनके शरीर पर, एक क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है अभी। तो वे जानवर जिनके शरीर पर रोम नहीं होते, अर्थात बाल नहीं होते हैं, और हमें उनके कान भी शरीर के बाहर नहीं दिखाई देते हैं, तो वे अंड्योज कहलाते हैं। अंड्योज का मतलब अंडों को जन्म देते हैं, जैसे छिपकली आपने देखी होगी, मेंढक देखा होगा, पक्षी देखा होगा, यहाँ एक और लिख लेना आप, सर्प। तो ये जो होते हैं इनके शरीर पर ना तो हमें रोम दिखते हैं, इनकी त्वचा चिकनी होती है, ठीक है, और ना ही इनके कान हमें बाहर दिखते हैं, इस कारण से अंड्योज कहलाते हैं, अर्थात अंडों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट वे जानवर जिनके शरीर पर फिर रोम होते हैं और कान बाहर दिखते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, जरायुज कहलाएंगे। अब जरायुज क्या होता है, तो जरायुज जो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे आपके, हाथी, गाय, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है अंड्योज कौन सा नहीं है। ऑप्शन में देंगे छिपकली तो अंड्योज है, सर्प अंड्योज है, मेंढक दे दिया अंड्योज है, और एक देता है चमगादड़ जो कि आपकी जरायुज होती है। इसके कान भी बाहर दिखते हैं, शरीर पर रोम भी होते हैं, इस कारण से क्या है, जरायुज है, अर्थात बच्चे को जन्म देती है। जैसे मनुष्य हो गया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो मनुष्य के शरीर पर रोम भी दिखते हैं और कान भी बाहर दिखाई देते हैं, इस कारण से ये जरायुज है, अर्थात बच्चों को जन्म देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से उसकी गंध के माध्यम से पहचान लेता है। तो एक यही क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूरी से उसकी गंध से पहचान लेता है। तो वो होता है रेशम का कीड़ा, जो कि आपका सहतूत के वृक्षों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका भैंस और बगुले में संबंध पाया जाता है, तो वो सहजीवी संबंध होता है, ठीक है। यहाँ आपकी एनसीईआरटी में सहजीवी दिया है लेकिन एक गलत है, आपको बता दें इनमें सहभोजी संबंध होता है, ठीक है। सहभोजी एक लाभ देता है लेकिन दूसरा ना तो लाभ देता है और ना ही हानि पहुँचाता है, उसे हम सहभोजी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है पृथ्वी के सफाई करता जीव कौन कौन से, मतलब पृथ्वी पर यदि कोई मृत पदार्थ पड़ा हुआ है तो उसको साफ कर देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके चील, कौवा, गिद्ध, कुत्ता, भेड़िया, लोमड़ी और कोबरेल। ये सारे के सारे आपके पृथ्वी के सफाई करता जीव माने जाते हैं। नेक्स्ट है उल्लू एवं रैकून, रात्रिचर जीव हैं। रैकून के साथ ही यहाँ पर आपका हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, ये सभी क्या है, रात्रिचर प्राणी हैं, रात्रि में विचरण करते हैं। नेक्स्ट है सुंदरता के लिए पाले जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, तो जो हमारे घरों में सुंदरता के लिए हम पालते हैं वो होता है आपका तोता, खरगोश, बंदर और मछलियाँ। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपको जानवरों से याद रखने हैं। अब हम देखते हैं घोंसले पर बनने वाले सारे क्वेश्चन। तो एक शिफ्ट में आपका पूछ लिया गया था कि पत्थरों के बीच में अपना मुलायम घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है। तो याद रखिए पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो है आपका इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे कलचीड़ी कहते हैं। यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल पूछ लिया गया था एक शिफ्ट में। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो कलचीड़ी होती है इसके घोंसले में टहनियाँ पतली पतली, रुई आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं और कलचीड़ी छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से भी लाल रंग की होती है। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है, तो वो होती है कोयल पक्षी। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है। और जो कौवा होता है इसके अंडे और इसके अंडे में ये अंतर नहीं कर पाता है, तो अपने ही अंडे समझ करके इनका पालन पोषण करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो आपका कौवा है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि कौवे के घोंसले में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है लोहे के तार। क्या, लोहे के तार और टहनियाँ, शाखाएँ वगैरह देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद बना करके और सिल करके अपना घोंसला बनाता है, तो नाम से ही स्पष्ट है दर्जन चिड़िया। ठीक, नेक्स्ट है आपका नर पक्षी कई घोंसला बनाते हैं और मादा कई घोंसलों में से किसी एक घोंसले को चुनकर अंडे देती है जो उसे पसंद आता है कई घोंसलों में से, तो वो कौन सा पक्षी है, तो वो है आपका बीबर पक्षी। नर बीबर घोंसले बनाते हैं और मादा बीबर उन घोंसलों में से किसी एक घोंसले को चुन करके अपने अंडे देती है। नेक्स्ट है कैक्टस के कांटों के बीच में और मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो आपका पाखता पक्षी है। नेक्स्ट गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो यह घरों के आसपास, आंगन के आसपास, अलमारी के, आईने के या पंखे के पीछे अपने घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है पुराने मकानों और खंडहरों में अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो आपका कबूतर होता है। और कबूतर पक्षी जो है वो बाजरा खाता है, याद रखिए। नेक्स्ट है पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके कौन सा पक्षी अंडे देता है, तो वो बसंत गौरी है। और बसंत गौरी गर्मियों में टुरू कुरू की आवाज़ करती रहती है। नेक्स्ट है पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो वो होता है शकरखोरा, जिसे बीबेट पक्षी कहते हैं। इसके अलावा बया, फुदकी, जबकि और फुलचूही ऐसे पक्षी हैं जो ये भी अपने घोंसले लटकते हुए बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन किसी पक्षी के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं और टहनियाँ मिलती हैं देखने को, वो कौन सा पक्षी है, तो अभी आपको बताया था लोहे के तार कौवे के घोंसले की मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता है। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे, झटके का पूछता है तो मैना पक्षी है। और आपके शायद 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है, तो वो उल्लू था। इसकी आँखें जो हैं मनुष्य की तरह गोल और सामने की तरफ होती हैं, तो वो भी आपका उल्लू ही होता है। ठीक, नेक्स्ट है पेड़ में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को कौन सा पक्षी खाता है, तो वो कठफोड़वा होता है, वुड पीकर जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सचिव पक्षी, यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया है और यह जहरीले सर्पों का शिकार करती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन, यह अलग अलग तरह की, एक बाघ हो गया, एक डॉल्फिन, अलग अलग आवाज़ें निकाल लेती हैं ये। ठीक है, पेड़ के ऊपरी भागों में घोंसला बनाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो बाज और चील हैं। नेक्स्ट दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रहने वाले पक्षी, ऐसे पक्षी जो स्वयं घोंसला नहीं बनाते बल्कि दूसरे पक्षियों के घोंसलों में रहते हैं, तो वो होते हैं कोयल, चातक और पपीहा। नेक्स्ट है घर के आंगन में घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, तो वो आपका गौरैया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्रसिद्ध भोजन, मतलब कहाँ पर कौन सा भोजन फेमस है, इससे भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो
कौन सा भोजन कहाँ पर खाया जाता है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे वन लाइनर के माध्यम से। तो सबसे पहले नारियल से बना हुआ टेपियोका किस राज्य में खाया जाता है, तो ये आपका केरल राज्य में खाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है इस पर कि टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, तो टेपियोका का दूसरा नाम है कोप्पा। नेक्स्ट है केले के फूलों की सब्जी, एक होती है सहजन के फूलों की सब्जी और एक होती है कचनार के फूलों की सब्जी। इससे आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिए केले के फूलों की सब्जी आसानी से याद रहेगी, केले और केरल, ठीक है। नेक्स्ट है अवियल, जो कि एक मिश्रित सब्जी होती है, मतलब कि सभी सब्जियों को मिलाकर के बनाई जाती है, तो यह भी कहाँ खाई जाती है, केरल राज्य में खाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट है सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जम्मू कश्मीर में। और नारियल के तेल में बनी मछली कहते हैं यदि, तो वो है आपके गोवा राज्य में फेमस, ठीक। नेक्स्ट है बांस के कौपल और मोमोज किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो ये नागालैंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट है लाल चीटी की चटनी किस राज्य में खाई जाती है, तो छत्तीसगढ़, और एक और लिख लेना यहाँ पर झारखंड में, ठीक। नेक्स्ट है आपका सरसों का साग, मक्के की रोटी, पूड़ी और छोले भटूरे, ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं, आपके पंजाब राज्य के। नेक्स्ट है दाल चावल लिट्टी चोखा, बिहार राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। नेक्स्ट चेवा और बोरा क्या कहलाती हैं, तो ये चावल की किस्में होती हैं और एक किस राज्य में खाई जाती हैं, आपके असम राज्य में। जब असम का प्रसिद्ध फसल उत्सव मनाया जाता है बिहू, उसी समय पर ये चावल बनते हैं, इससे खीर बनाई जाती है, चिपचिपे चावल होते हैं, मीठी खीर इनसे बनती है, ठीक। नेक्स्ट है बेरमा, बेरमा क्या है, एक प्रकार की मछली है जो त्रिपुरा में खाई जाती है और बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य भी आपका त्रिपुरा है। नेक्स्ट है तुंगतप, मछली की चटनी जो कहाँ पर खाई जाती है, मेघालय में। नेक्स्ट है झींगा मछली, संदेश रसगुल्ला, मछली चावल, जिंगो और पोस्तु, ये पश्चिम बंगाल में खाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में ही आपका सुंदरवन डेल्टा है जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है मलाई घेवर, चूरमा और दाल बाटी आपके राजस्थान राज्य में खाई जाती है और राजस्थान में ही आपका घाना पक्षी विहार स्थित है। नेक्स्ट है बड़ा पाव, सहजन के फूलों की सब्जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ढोकला, लेमन राइस, बटाटा वड़ा आपके गुजरात राज्य में खाई जाती है। बाजरे की खीर और कड़ी पकौड़े आपके हरियाणा राज्य में खाए जाते हैं। भुंटे की खीर और दाल बाफला आपके मध्य प्रदेश में खाए जाते हैं। काफुली, पालक और मेथी से बनी हुई एक प्रकार की डिश होती है जो आपके उत्तराखंड राज्य में, और उत्तराखंड के रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं जहाँ से जाते हुए बच्चे स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तपम, उत्तपम क्या है, एक डोसे की तरह होती है यह डिश और इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है, तो ये तमिलनाडु में खाई जाती है। और तमिलनाडु का मुख्य त्यौहार कौन सा है, आपका पोंगल, याद रखिए पूछा जाता है पोंगल। नेक्स्ट है सांप से बनी हुई डिश जिसे हम लिंगहू फेन कहते हैं, ये कहाँ की फेमस है, आपके हांगकांग की फेमस है। नेक्स्ट है कचनार के फूलों की सब्जी, उत्तर प्रदेश में। देखो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश, सहजन के फूलों की सब्जी महाराष्ट्र और केले के फूलों की सब्जी आपकी केरल में, ठीक। नेक्स्ट है इडली, डोसा और चावल, ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों राज्यों में खाए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि चावल के घोल से बना हुआ व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन में दिए थे समोसे, इसके बाद दिया था डोसा, इसके बाद दिया था ढोकले, ठीक है। तो जो व्यंजन था ऐसा कुछ था क्वेश्चन, चावल से बना हुआ व्यंजन कौन सा है, तो वहाँ राइट आंसर आपका डोसा था, ठीक है। तो ये हुए आपके प्रसिद्ध भोजन पर बनने वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं मानव आवास, मतलब कहाँ पर किस तरीके के आवास पाए जाते हैं। तो आपके बांस के बने हुए घर भी पूछा जा चुका है और मनाली के घर और राजस्थान के घर पूछे जा चुके हैं कि कहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर होते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पर कैसे घर बने होते हैं। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दिया है फर्स्ट कि बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर का है या फिर 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर जिनकी छतें ढालू होती हैं, यह किस राज्य में होते हैं। तो ये आपके बांस के बने हुए घर असम राज्य में होते हैं। और ये बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है। नेक्स्ट है पत्थर और लकड़ी से बने हुए ढालू छतों वाले घर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मनाली हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं और इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगें, तो यह किस राज्य में ऐसे घर होते हैं, तो राजस्थान राज्य में ये घर पाए जाते हैं। और ये आपका 20 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन पूछा गया है, आप एनालिसिस देख सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से क्यों लीपा जाता है, इसलिए कि दीमक ना लगे। नेक्स्ट है
पत्थर के बने घर जिनकी फर्श और छत में लकड़ी की बनी होती हैं, फर्श और छतें भी लकड़ी की होती हैं और इनकी छतें ढलान वाली, क्योंकि बर्फ़ वहाँ पर जमा रहती है। तो ये घर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके लद्दाख में पाए जाते हैं, लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख में जहाँ पर आपकी चांगपा जनजाति होती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं रेत के कारण, ठीक। नेक्स्ट है एस्किमो जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो इग्लू कहलाता है, बर्फ का बना हुआ एक घर होता है। नेक्स्ट है यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी की जाती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाए जाते हैं। इनका उपयोग पर्यटन के लिए होता है। तो ये जितनी भी विशेषताएं इसमें दी गई हैं, इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हाउस बोट कहते हैं। अब पूछ सकता है आपसे कि हाउस बोट कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपके केरल होगा या ऑप्शन में जम्मू कश्मीर, ठीक। नेक्स्ट है नक्काशी। इस पर मतलब हाउस बोट पर तो एक प्रकार की नक्काशी होती है जिसे खत्मबंद कहते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि नक्काशी रहित मतलब जिस पर कोई भी नक्काशी नहीं की जाती है, उस हाउस बोट को क्या कहते हैं? तो उसे डोंगे कहते हैं। नेक्स्ट है लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से अस्थायी निवास जिसे टेंट कहते हैं बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रेबो कहा जाता है। 2-3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको बता दें जिसने भी ये सारे वीडियो मतलब क्वेश्चनों वाले देखे हैं तो उसका पूरा एनसीईआरटी सही हुआ होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से हूबहू उठाए गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है हवेली। हवेली क्या होती है? इनका निर्माण राजाओं के द्वारा होता है। देखने में बहुत बड़े और अधिक कमरों वाले होते हैं। दरवाजों व छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का भी अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है एक आपकी खिरगीज जनजाति होती है। तो ये 2 प्रकार के आवास बनाती है, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। तो खिरगीज जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को योर्त कहते हैं और शीतकालीन आवास को किस्ताऊ कहते हैं। तो आपको आवास से बस इतने ही क्वेश्चन याद रखने हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक चित्रकारी। तो चित्रकारी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कलमकारी से तो कम से कम 3-4 शिफ्टों में क्वेश्चन बना है और रिपीट भी हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका बरली जनजाति भी पूछ लिया गया है। तो सारी चित्रकारियाँ यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले इत्र के लिए प्रसिद्ध नगर आपका कौन सा है? तो इत्र के लिए आपका उत्तर प्रदेश का कन्नौज प्रसिद्ध है, याद रखिए। नेक्स्ट है शॉलों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो कुल्लू, जो मनाली हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है सिल्क और चाय के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका कौन सा है? तो असम। नेक्स्ट है आपका कढ़ाई और केसर के लिए प्रसिद्ध राज्य। तो एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई पूछा गया था एक शिफ्ट में आपका, तो ये भी आपके कश्मीर राज्य का फेमस है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपके उत्तराखंड राज्य में है, जहाँ पर हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट स्थित है। नेक्स्ट मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो मधुबनी चित्रकारी आपके बिहार राज्य में की जाती है। नेक्स्ट है बरली और चित्रकाठी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध राज्य आपका महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कलमकारी और पोचमपल्ली कला के लिए प्रसिद्ध राज्य। एक ऑप्शन होता है आपका, या तो आंध्र प्रदेश होगा या फिर तेलंगाना। तो यदि दोनों में से कोई एक है तो फिर यही सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पट्टा चित्रकारी कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा राज्य की है। नेक्स्ट फाड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है आपका? तो फाड़ चित्रकारी राजस्थान। फाड़ का मतलब ही होता है कपड़ा, एक चित्रकारी कपड़े पर की जाती है और जितनी भी ये चित्रकारियाँ हैं सारी इसमें देवी देवताओं के चित्र अंकित किए जाते हैं। पेठा नगरी क्या कहलाती है? तो आपकी आगरा उत्तर प्रदेश। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके केरल राज्य को। नेक्स्ट सुरमा नगरी कहलाती है बरेली। मधुबनी चित्रकारी आपकी बिहार में है, ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। बरली चित्रकाठी महाराष्ट्र। मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आपका मुजफ्फरपुर बिहार है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन बनता है मधुमक्खी से कि मधुमक्खी के अंडे देने का या फिर पालन करने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो वो आपका अक्टूबर से दिसंबर होता है। आपने पढ़ा होगा अनीता की मधुमक्खी, ठीक। नेक्स्ट है चावल के लिए प्रसिद्ध राज्य, मतलब चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल। गेहूं गन्ने के उत्पादन में प्रसिद्ध राज्य उत्तर प्रदेश। हल्दी और मक्का के लिए प्रथम स्थान पर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्रा है। नेक्स्ट है द्रहम मुद्रा के लिए प्रसिद्ध है, तो आबू धाबी की मुद्रा द्रहम है। इससे कल ही क्वेश्चन बना, 20 तारीख को क्वेश्चन बना था जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में, कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर पेट्रोलियम के सबसे ज़्यादा उत्पाद हैं और जहाँ पर जो पेट्रोल है पानी है वो पेट्रोल से महंगा होता है। तो ऑप्शन में आपका आबू धाबी दिया था, बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ की मुद्रा यदि आपसे पूछता है तो यहाँ मुद्रा चलती है दिरहम। नेक्स्ट है टीन खेती।
टीन खेती किस राज्य में की जाती है आपकी, तो मिजोरम राज्य में टीन खेती। पिछली बार क्वेश्चन बना था एक टीन का मतलब क्या होता है, तो एक टीन बीज जितनी जमीन में बोया जाता है उसे एक टीन खेती कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, साझा खेती करते हैं, लॉटरी यहाँ पर लगाई जाती है। नेक्स्ट है झूम खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य। तो इस तरह से यदि राज्य दिया है तो अरुणाचल प्रदेश होगा, और यदि इस तरह से दिया है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में ये की जाती है। और झूम खेती के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम होते हैं। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा क्या भारत में पाया जाता है, तो हाँ, कहाँ पर, तो भारत के मेघालय राज्य में। इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। घटपर्णी एक शिकारी पौधा है जिसे नेपेंथीज भी कहते हैं, और यह कीड़े मकोड़ों, चूहों, मेंढकों को चालाकी से फंसाकर खाता है। एक प्रकार की सुगंध निकालता है, और इसका जो आकार है वो घड़े के जैसा होता है, और इसका ढक्कन जो है पत्तियों से बंद होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेराऊ नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ये मिजोरम। एक क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो चुका है अभी। अब देखते हैं हम पोषक तत्व जो हमारे हैं, प्रोटीन वसा। पूछा गया है कि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, और एक पूछा गया था आपका 28 दिसंबर 1 शिफ्ट में पूछा गया था आपका विटामिन सी के प्रमुख स्रोत, और 29 दिसंबर 1 शिफ्ट में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, पोषक तत्व जो हमारे होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं ट्रापोलॉजी। मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो 7 पोषक तत्व। अब इस 7 पोषक तत्व कौन कौन से हैं, क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि निम्न में से मानव शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्व कौन सा नहीं है। ठीक है। तो 7 पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और न्यूक्लिक अम्ल। अब ये 7 पोषक तत्व हैं, तो इनका अलग अलग कार्य होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन। जो विटामिन और खनिज लवण होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है। तो ये सारे अलग अलग इनके कार्य होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है उनकी संख्या कितनी है, 7। अब इन 7 पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक बृहद पोषक तत्व जिनकी हमें अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, और एक सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। और यदि ये कम मतलब कुछ दिनों तक मिले भी ना तब भी चल जाता है सूक्ष्म, लेकिन यदि बृहद पोषक तत्व ना मिले तो बहुत कुछ हानि हो जाती है। ठीक है। तो देख लेते हैं बृहद पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपके विटामिन, खनिज लवण और जल आ जाता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि जो 7 पोषक तत्व हैं उनको जैसे कह दिया आपसे कि ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। और वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, तो वो होते हैं आपके विटामिन, खनिज लवण एवं जल। इसके बाद वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं, तो वो हैं आपके प्रोटीन। नेक्स्ट है वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुण होते हैं हमारे, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, वो न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो खोज की बात करें तो हॉपकिंस 1911 में, और विटामिन शब्द किसने दिया था, तो फंक ने। यदि आपके ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन ऐसा आया है कि विटामिन की खोज किसने की थी और ऑप्शन में हॉपकिंस नहीं है, तो फिर आपको फंक लगाना है। ठीक है। अब विटामिन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6, ठीक है, B12, इस तरीके से। और वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं वो होते हैं विटामिन A, D, E और K। अब हम देखते हैं प्रत्येक विटामिन का रासायनिक नाम, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की यदि कमी हो जाती है तो इससे हमें रोग हो जाता है रतौंधी। और इसकी प्रमुख स्रोत माने जाते हैं गाजर, पपीता, दूध और अंडा। जिसको विटामिन ए की कमी है तो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि ये चीज़ें आपको खानी चाहिए, इससे विटामिन ए की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी, रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग और इसके प्रमुख स्रोत हैं अनाज के छिलके, तिल और सेम।
नेक्स्ट है विटामिन सी। इसी के आपके पूछा गया था विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग और यह सभी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग और यह पाया जाता है सूर्य, धूप, दूध, मछली, तेल में। नेक्स्ट है विटामिन ई। इसे सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। इसकी कमी से हो जाता है नपुंसक रोग, मतलब बांझपन जिसे कहते हैं, और यह सोयाबीन, अंडे, दूध और फलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम होता है फ्लोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और यह पाया जाता है टमाटर, आंतों में, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जिनका निर्माण मानव शरीर के अंदर ही होता है, तो वो आपका विटामिन डी और विटामिन के होता है, ठीक है। बाकी जितने भी विटामिन हैं ये हम बाह्य तत्वों से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B12 जो होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इम्पोर्टेंट है इसीलिए ये हमने यहाँ पर लिया है, साइनोकाबालामिन। अंडे के अंदर कौन सा विटामिन अनुपस्थित होता है, तो अंडे में सभी विटामिन पाए जाते हैं, केवल विटामिन डी नहीं पाया जाता, याद रखिए। दूध के अंदर कौन सा विटामिन, तो दूध में सभी विटामिन होते हैं विटामिन सी को छोड़ करके। नेक्स्ट है किस विटामिन को संक्रमण विटामिन कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में कोई चोट या कुछ भी लग जाता है तो उसकी मरम्मत जो करता है वो विटामिन ए। इसे संक्रमण मतलब इसको लड़ने की क्षमता होती है हमारे शरीर के रोगों से, ठीक है, तो वो विटामिन ए है। नेक्स्ट है मानव शरीर को यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो किससे मिलेगी, क्या कार्बोहाइड्रेट या वसा, तो यदि तुरंत ऊर्जा चाहिए तो वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछ लें कि ज़्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है या अधिक समय तक ऊर्जा हमें कौन सा पोषक तत्व देता है, तो वो वसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कुल ऊर्जा का कितना परसेंट भाग, जैसे 100% हमारे शरीर में ऊर्जा है तो उसका कितना परसेंट भाग हमें कार्बोहाइड्रेट देता है, तो 50 से 75%। और 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, तो 4.2 किलो कैलोरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तुरंत ऊर्जा किसको चाहिए होती है, तो जैसे एक धावक ट्रैक पर दौड़ने से पहले, एक खिलाड़ी खेलने से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए पोषक पदार्थ के रूप में किसका सेवन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करता है, ना कि वसा का, ठीक है। तुरंत ऊर्जा चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट हम किस रूप में ग्रहण करते हैं, पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ग्लूकोज के रूप में, ठीक। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों में, और अनाजों में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका चावल में, सभी फलों में भी सबसे ज़्यादा केले में, और सभी सब्जियों में भी सबसे ज़्यादा आलू में। वैसे सभी में पाया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा यदि पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकृति के अंदर सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी फ्रक्टोज। अब जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो मोनो पूछ लेता है कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, कौन सा है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज होता है। डाइसैकेराइड आपका माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज होता है। पॉलीसैकेराइड आपका स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन होता है। कवकों की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की ही बनी होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, तो एक क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि जो प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना होता है, तो एमिनो अम्ल से। कितने प्रकार के, तो 20 प्रकार के। अब जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल हैं इनको 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, एक होते हैं अनावश्यक। तो 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनता है, तो टोटल एमिनो अम्ल 20 हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 50 से 75% भाग ऊर्जा हमें किससे मिल रही थी, कार्बोहाइड्रेट से, उसी तरह मानव शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्रोटीन से निर्मित होता है, तो 15% भाग। नेक्स्ट है सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मत दोनों कार्य कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। प्रोटीन की यदि कमी हो जाती है तो इनसे रोग जो हो जाते हैं वो हैं हमारे मरासमस और क्वार्सियोरकर। इसमें हाथ पैर दुबले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है बच्चों का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 29 दिसंबर 1 शिफ्ट में, अभी सीटेट में, कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन और दालों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में लगभग 42%, ठीक। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता किसको होती है, तो एक छोटे से बच्चे को, एक पहलवान को और एक गर्भवती महिला को।
नेक्स्ट है आपको बता दें, यदि क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब कभी भी हमें ऊर्जा जो है हमें किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से, तो यदि किसी कारणवश हमें इनसे ऊर्जा नहीं मिल पा रही है तो फिर हमें या हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्रदान करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में ऊर्जा जो है वो हमें प्रोटीन से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, तो 45 ग्राम। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत सोयाबीन, दालें, मूंगफली, मांस, मछली। ठीक है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कौन से खनिज दांतों और हड्डियों को दृढ़ता देते हैं, तो विटामिन डी आपके दांतों को दृढ़ता देता है। इसके साथ कैल्शियम और फास्फोरस जो खनिज हैं ये हमारी हड्डियों दांतों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो ठीक है, पोषक तत्वों से इतने क्वेश्चन आप याद रखिए। अब हम देखते हैं भारत के मैप से बनने वाले क्वेश्चन। हर शिफ्ट में मैप से तो आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो दिशा वाला पूछ लेता है, एक पूछ लेता है किसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं, एक पूछता है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर से लगे राज्य कौन से हैं, कभी पूछ लेता है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा संघ शासित प्रदेश है या फिर नहीं है। ठीक, तो देखते हैं वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश कहें या संघ शासित प्रदेश कहें या यूनियन टेरिटरीज कहें, कितने हैं वर्तमान में, 8 हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, तो वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीप, अगला है दिल्ली, अगला है जम्मू कश्मीर, नेक्स्ट है लद्दाख, नेक्स्ट है पुदुचेरी और अगला है लक्षद्वीप। तो ये टोटल मिलाकर के आपके 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब है वर्तमान में राज्य कितने हैं भारत में, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य, तो ऐसा याद रखिए, मैप यदि आपने देखा है तो आप आसानी से बता देंगे। सबसे दक्षिणतम राज्य आपका तमिलनाडु है, सबसे पूर्वी राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, आपने मैप देखा होगा। अब पूछ लेता है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अभी आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या दिया है। ठीक, नेक्स्ट है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इनकी ट्रिक बताई थी आपको गमछा झार मित्र पर। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। नेक्स्ट अरब सागर से लगने वाले राज्य, तो ये आपका मैप होता है, तो अरब सागर आपके पश्चिमी तट पर है और पूर्वी तट पर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो जितने भी राज्य आपके पश्चिमी तट पर स्थित होंगे वो सारे के सारे अरब सागर से लगेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला और कर्नाटक। बंगाल की खाड़ी से तो यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत की तट रेखा कितने राज्यों से, तो इन दोनों को मिला देंगे तो ये तट रेखा से लगे राज्य हो जाएंगे। कितने हैं, इनकी संख्या 9 है। कौन कौन से, यहाँ से गिनेंगे गुजरात, गुजरात के बाद गोवा, गोवा के बाद आप गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, तो वो त्रिपुरा है आपका। भारत की मानक समय रेखा जहाँ से हमारे समय का निर्धारण करती है, तो वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी तट पर स्थित, ये नए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पूर्वी तट पर स्थित मतलब जो पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह है वो कौन कौन से हैं, या तो ये पूछ सकता है या फिर किसी बंदरगाह का नाम दे दिया और पूछ लेगा किस राज्य में स्थित है। तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नूर, तीनों बंदरगाह आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, मुंबई बंदरगाह और न्यावा शोभा बंदरगाह महाराष्ट्र में है, मर्मागोबा बंदरगाह गोवा में स्थित है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में और कोच्चि बंदरगाह केरल में स्थित है, याद रखिए। अब जो आपका पश्चिमी घाट होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो गुजरात से गोवा का तट कहलाता है कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु का तट कहलाता है केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तट कहलाता है मालाबार तट। ये भी आपको याद रखना है, नए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन तो पूछ लिया गया कि जो ताजमहल है उसके पीले रंग होने का क्या कारण है। ठीक है,
तो देखते हैं सबसे पहले अम्ल वर्षा के लिए सबसे बृहद प्रदूषक कौन सा है। जो अम्ल वर्षा होती है तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रदूषक माना जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, H2SO4 है। नेक्स्ट है विश्व में जल संकट का सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण। नेक्स्ट है महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है, इसका कारण क्या है। तो जो ध्रुवीय प्रदेश है हमारे यहाँ पर बर्फों का पिघलना। अम्ल वृष्टि का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर किस रूप में पड़ता है। तो स्थानीय प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों। नमकीन पानी का घनत्व जो होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण से। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका, जल पुरुष किसे कहते हैं। तो राजेंद्र संस्था। और एक क्वेश्चन था कि जो दड़की माई है इनका संबंध किस राज्य से है। तो राजस्थान की अलवर जिले से। तो तरुण भारत संघ जो संस्था थी या समूह था ये किससे संबंधित था। तो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से। दिया है तुम्हारी दादी रोज तालाब से लाए हुए पानी में फिटकरी डालती हैं, ऐसा क्यों करती हैं। ताकि हल्के निलंबित अपद्रव्य को हम अपसादित कर सकें। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से हमें पेयजल प्राप्त करना है तो वो किस विधि से करेंगे। तो आसवन विधि। आपकी पृथक्करण विधियों से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे कह दिया कि एक किसान है वो अपने खेतों में डंडियों से दानों को पृथक करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेगा। तो थ्रेशिंग का। जैसे कह दिया अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर को निकालना है तो महिलाएं किस विधि का प्रयोग करती हैं। तो चालनी विधि का। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है झील पर बर्फ जम जाता है फिर भी मछलियां वहां जीवित रह लेती हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि बर्फ का घनत्व अधिक होता है, इस कारण से डूबता नहीं है बर्फ। नेक्स्ट है बर्फ की बूंद वर्षा की बूंद गोल होती है किस कारण से। तो पृष्ठ तनाव के कारण से। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है। तो मृत सागर। ये आपके फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, यदि आपको इनका सही आंसर पता है तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो है लॉजिक कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस। आपके दिवस से भी क्वेश्चन पूछा। एक तो पूछ लिया गया था आपका क्या बोलते हैं उससे जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च था। एक पूछ लिया था आपका जैव विविधता दिवस, ठीक है, तो 22 मई था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ओजोन दिवस कब मनाया, क्योंकि ये आपके कुछ पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आपने याद रखने हैं। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। शांत घाटी कहाँ स्थित है। आपके केरल राज्य में। भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बना 20 जनवरी को ही, ठीक है। क्या था क्वेश्चन कि वर्षा जल मापन यंत्र क्या कहलाता है। तो वहाँ ऑप्शन था रेन गेज, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र क्या है। तो रेक्टर पैमाना है। ध्वनि की तीव्रता किसके माध्यम से। तो डेसिबल से मापते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। सन 1973 में शुरू किया गया। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। एग मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब की गई। सन 1984 में की गई। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। सुश्री मेधा पाटकर का संबंध किससे है। तो पर्यावरण संरक्षण से है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो वो है सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटकर। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। सन 1972 में, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं जीव जंतु। अंड्योज क्या होते हैं। जरायुज। वैसे भी आपको बता दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वे जीव जिनके कान हमें बाहर नहीं दिखते और शरीर पर रोम नहीं होते वो अंडों को जन्म देते हैं। जीव जिनके कान बाहर दिखते हैं और शरीर पर रोम होते हैं वो जरायुज यानी बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब अंड्योज कौन कौन होते हैं जो अंडों को जन्म देते हैं। तो छिपकली, मेंढक, सर्प और सभी पक्षी। अब इनके आपने देखा होगा शरीर पर ना तो बाल होते हैं ना कान दिखते हैं, तो ये अंडों को जन्म देने वाले हैं। लेकिन जरायुज जिनके शरीर पर बाल भी हमें दिखते हैं और जिनके कान भी दिखते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, इसके कान भी दिखते हैं, बाल भी होते हैं शरीर पर। हाथी, गाय, चमगादड़, कुत्ता, तो ये जरायुज होते हैं। अब जंतुओं के कौन कौन से वर्ग अंड्योज श्रेणी में आएंगे। तो उभयचर वर्ग में मेंढक आ जाता है। सरीसृप में आपका जैसे सर्प हो गया, छिपकली हो गया, कच्छप, कछुआ हो गया, ये आपके सरीसृप में। और पक्षी वर्ग, तो ये वर्ग दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद जंतु जो जरायुज वर्ग में आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो स्तनधारी वर्ग जैसे चमगादड़ हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सारी चीज़ें स्तनधारी कहलाते हैं, ठीक। नेक्स्ट उभयचर श्रेणी में आने वाले जंतु कौन से हैं। तो उभयचर में आपका मेंढक आता है, टोड, हाइला आ जाती हैं। नेक्स्ट उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में श्वसन किसके माध्यम से होता है। तो ये श्वसन क्लोम जिसे गिल्स कहते हैं, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से। नेक्स्ट है सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आने वाले
हैं। तो सरीसृप में आते हैं आपके कच्छप, कछुआ, सर्प, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, मतलब जो अंडोज हैं, अंडों को जन्म देने वाले। और जो सरीसृप है ये किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, तो गिल्स और फेफड़ों के माध्यम से। नेक्स्ट पक्षियों की श्रेणी में आने वाले, तो पक्षी गौरैया हो गया, कबूतर, मैना, तोता, ऑस्ट्रिच, एमू, कीवी। ठीक, पक्षियों में श्वसन किसके माध्यम से, तो फेफड़ों के माध्यम से। स्तनधारी श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, स्तनधारी मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं, कंगारू, पेंगोलिन, छछूंदर, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, शेर, हाथी, गधा, मनुष्य, चमगादड़, डॉल्फिन, गाय, लोमड़ी, ब्लू व्हेल। ये सारे इतने सारे एग्जाम्पल इसीलिए लिए हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है तो सही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है स्तनधारियों में जो श्वसन है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। ठीक, तो इतने क्वेश्चन आपने यहाँ से याद रखने हैं। अंडे जो जरायुज का यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन। ये भी आपके 1-2 शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ लें। तो सबसे पहले भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब पूछिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में है। कब स्थापना हुई इसकी, तो 1935 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन अंडमान में स्थित है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, 11 लगभग। ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य, भीतरकर्णिका अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए। नेक्स्ट केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा पक्षी उद्यान है, साइबेरियन के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ स्थित है, आपके राजस्थान में। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, प्रसिद्ध विशेषता पक्षियों के लिए और जाड़ों में पेलिकन पक्षी आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट है दाचिंगम, कल इसका क्वेश्चन पूछा गया था 20 जनवरी को कि जो कश्मीरी हंगुल है एक किस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, वहाँ दिया था किस राज्य में पाया जाता है, तो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है और इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर कश्मीरी हंगुल पाया जाता है। विक्रमशिला राष्ट्रीय उद्यान बिहार, नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपके बालाघाट जिले में स्थित है, मंडला बालाघाट में। ठीक है, और यहाँ पर हालो और बंजर घाटियाँ भी स्थित हैं, एक हवाई पट्टी भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ केवल एक फैक्ट लिया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और यहीं से क्वेश्चन उठ करके आता है। ठीक, नेक्स्ट है नामदफा और पाखुई राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में है। पलामू, दालमा और हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के हैं। सिमलीपाल और भीतरकर्णिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के हैं। नेक्स्ट है मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पेरियार, पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के स्थित हैं, केरल में ही शांत घाटी स्थित है आपकी। नागरहोल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य के हैं। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है काबुल लामजाओ, यह किस राज्य में है, मणिपुर में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति होती है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, यह किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 3568 वर्ग किलोमीटर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। राजस्थान में कौन कौन सी राष्ट्रीय उद्यान है, तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राष्ट्रीय बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, 7 अप्रैल सन 1973 को। हाथी परियोजना की प्रारंभ कब हुआ, तो 1992 गजतमी नाम से झारखंड से। नेक्स्ट है घड़ियाल प्रजनन योजना कब प्रारंभ की गई, 1975 में। हंगुल परियोजना का शुभारंभ 1970 में। नेक्स्ट ओलिव रिडले टर्टल परियोजना का शुभारंभ, तो यह कछुए की एक प्रजाति है, इसका शुभारंभ सन 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकर्णिका अभ्यारण्य में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हल्के में ना लें, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं इनको किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया गया है, तो लाल रंग की डाटा बुक में। टाइगर परियोजना का प्रारंभ 1973 में हुआ। प्रकृति का रडार किसे कहते हैं, तो दरियाई घोड़े को कहा जाता है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो वो है WWF वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, आपके भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया में। नेक्स्ट जैव विविधता दिवस, ये आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा गया 20 जनवरी में ही 22 मई को मनाया जाता है।
तप्त स्थल की संकल्पना किसने दी, जिसे हॉट स्पॉट कहते हैं? तो नॉर्मन मारियास ने तप्त स्थल की संकल्पना दी थी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको आपके राष्ट्रीय उद्यान से याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अब हम देखते हैं कि पौधे के कौन से भाग से क्या प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। एक तो क्वेश्चन पूछ लिया कि लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है, एक पूछ लिया था आपका कि जो क्या बोलते हैं उससे कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं। तो आपकी शिफ्ट में भी इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि लौंग जो होती है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। वैसे तो लौंग मसाले में आती है और यह फूल की कली से प्राप्त होती है। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो बीजों से। कपास के रेशे, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पौधे के किस भाग से, तो फल से प्राप्त होते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वर्तिकाग्र और ये पाउडर जैसी संरचनाएं होती हैं। नेक्स्ट है अफीम, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अधपके फल से। किस पेड़ की छाल को मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं, तो दालचीनी को। कौन सा पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो चना और दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को, तो वो है मटर की फसल। नेक्स्ट है पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे हम NPK कहते हैं। ये क्रांतिक पोषक तत्व भी कहलाते हैं। वाष्प उत्सर्जन के लिए पौधों की संरचना में कौन जिम्मेदार होता है, तो रंध्र। नेक्स्ट फ्लोरा और फौना का अर्थ क्या होता है, तो फ्लोरा पौधों को यानी वनस्पति को दर्शाते हैं और फौना पशुओं यानी जंतुओं को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा पारिस्थितिकी का शत्रु है, तो यूकेलिप्टस। क्यों है शत्रु, क्योंकि ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है और इतनी ऊंचाई तक जब जल को सोखता है इसकी जड़ें, तो आसपास का एरिया जो होता है वहाँ की सारी मृदा में पानी की कमी हो जाती है और वहाँ की जितनी भी घास फूस होती है सारी सूख जाती है। इस कारण से इसको प्रकृति का क्या कहा जाता है, वृक्षों का शत्रु कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोक सकते हैं, तो अधिक से अधिक वन रोपण करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में लगभग 42%। तंबाकू, हाँ आपका मादक द्रव्य से क्वेश्चन बना हुआ था तो पूछ ले यदि आपसे कि तंबाकू में कौन सा रसायन होता है, तो निकोटीन। मक्का में कौन सा प्रोटीन होता है, तो जीन प्रोटीन। कॉफ़ी में कौन सा एल्कलाइड होता है, तो कैफीन। चाय में कौन सा एल्कलाइड होता है, तो थीन। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है, तो राइजोबियम। और राइजोबियम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो फिर किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है, तो लगभग 46%। भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन सी है, तो वो नाबार्ड है। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी होती है, कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। और कोशिका में आत्मघाती वेग किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रदूषण पर बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो निम्न में से कौन सा अम्लीय वर्षा का कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा में अधिक मात्रा में क्या रहता है, तो वही H2SO4 या सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मिनी माता रोग किसकी विषाक्तता से होता है, तो पारे की विषाक्तता से। प्लम्बिज्म रोग किसके कारण होता है, तो शीशे से। नेक्स्ट है आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है एटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण एटाई रोग होता है। ब्लू बेबीज रोग किसके प्रभाव से हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, नाइट्रोजन के प्रभाव से। फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लोरोसिस हो जाती है। मृदा अपरदन से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो टिटनेस, आंतज्वर, दस्त एवं पेचिश। आवासीय क्षेत्रों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी निर्धारित की है सरकार ने, 45 डेसिबल। मोटर गाड़ी से निकलने वाले धुएं में किस तत्व की उपस्थिति के कारण दिमागी बीमारी हो जाती है, तो लेड और सीसा। अम्ल वर्षा किन कारणों से होती है, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन से। इसमें भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट SO2 माना जाता है। बड़े शहरों में किसकी उपस्थिति के कारण प्रदूषण हो रहा है, तो लेड की उपस्थिति, सीसा की। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की मात्रा क्या होनी चाहिए, तो 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है
3 दिसंबर सन 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जान गई थी, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं? तो मिक गैस, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट घटनाएं हैं दो, याद रखिए। एक चेरनोबिल घटना पूछ लेता, कब हुई? 1986। कहाँ हुई? यूक्रेन में। और एक भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? 1984 में। और कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है, जल प्रदूषण स्तर को बताने का सर्वाधिक सामान्य सूचक जीव कौन सा है? तो ई कोलाई, जिसे ईस्चीरिचिया कोलाई कहते हैं, मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, इस कारण से लोगों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल के द्वारा मतलब जल जनित रोग है? तो हैजा है। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा के बीज से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो घरों में, रेफ्रिजरेटरों में। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो लाइकेन और मॉस। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। निम्न में से किसकी ज्वाला में सबसे ज़्यादा ताप होता है? तो ऑक्सीमीथेन की ज्वाला में। वायु प्रदूषण को किसके माध्यम से कम कर सकते हैं? तो वृक्षारोपण के द्वारा। कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु। जल में घुली लंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया आसवन विधि कहलाती है। वह गैस जो रात में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे दम घुट जाता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड कहलाती है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पोती जाती है, ना कि जस्ते से। क्यों? क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। जल जनित रोग, एक तो हैजा है, एक है हेपेटाइटिस आपका। वायुमंडल में उपस्थित गैस है जो पौधों पर प्रभाव के कारण है, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? तो कोयले के जलने से। सीएनजी के पूर्ण दहन, जो सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसका पूर्ण दहन हो जाने से कौन सा उत्पाद बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, इसके पूर्ण दहन से जल बनता है, H2O। निम्न में से कौन सा सरोवर या झीलों में तेजी से वृद्धि करता है? तो जलकुंभी। सबसे कम प्रदूषण करने वाला तत्व है हाइड्रोजन। मृदा प्रदूषण का सबसे प्रदूषक जो माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण, वो है आपका प्लास्टिक। किसी जल क्षेत्र में बीओडी, बायो ऑक्सीजन डिमांड जिसे कहते हैं, की अधिकता का संकेत देती है कि उसका जल सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। नेक्स्ट है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र, मतलब जहाँ से सबसे ज़्यादा CH4 जिसे मीथेन कहते हैं निकलती है, वो कहाँ है? धान के खेतों से, एक तो खाली कुआं और गौशाला, जो गाली करने वाले जानवरों के स्थान से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलती है। लाइकेन का सबसे अच्छा सूचक वायु प्रदूषण। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो डेसिबल से। निम्न में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में, कचरा भरा क्षेत्रों में निकलती है? तो अभी आपको बताया, मीथेन, CH4। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो अधिक से अधिक सार्वजनिक जो सरकारी वाहन है उनका उपयोग करें, ना कि स्वयं के वाहन, क्योंकि जितने अधिक वाहन लेकर के जाएंगे उतना ही अधिक प्रदूषण फैलेगा। ठीक। नेक्स्ट है, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? तो वो आपकी CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे दम घोंटू गैस कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है? तो अम्ल वर्षा जो मार्बल क्षरण करती है, और इसके पीले होने का कारण प्रदूषण है और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1986 में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से। आर्सेनिक द्वारा सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण कहाँ हो रहा है? आपकी पश्चिम बंगाल में। ठीक। अब हम देखते हैं कि आपकी NCERT में कुछ गांव दिए गए हैं, पूछ लेता है कौन सा गांव किस राज्य में स्थित है। जैसे अभी पूछा गया एक दिन कि जो वहीदा प्रिज्म है वो किस राज्य से बिलोंग करती थी, तो वहाँ दिया था जम्मू कश्मीर। अब यदि गांव पूछ लेता तो कौन सा गांव था जम्मू कश्मीर का? धन्ना मंडी गाँव, जिला राजौरी। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले कोच्चि और कोझिकोड किस राज्य में है? आपके केरल राज्य में। नेक्स्ट, शांत घाटी भी आपकी कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट है गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़ स्टेशन। केवल ये NCERT के ही हमने गांव उठाए हुए हैं, तो ये तीनों के तीन आपके गुजरात में हैं। मडगांव किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, गोवा से केरल तक की
रेल रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल पड़ते हैं? तो जब हम गोवा से केरल की यात्रा करते हैं तो इस बीच में हमारे 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट है सोहाना गांव किस गांव राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है। बेलबनी का गांव और होलगुंडी गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहते हैं। कर्नाटक में हसिया जो होता है उसे इलगे कहते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन काफ़ी बने हुए थे। कर्नाटक में खेत की मिट्टी को नरम बनाने वाला औजार खूंटी या खुरपी कहलाता है। बच्चों की पंचायत जिसे भीमा संघ कहा जाता है कर्नाटक राज्य के होलगुंडी गांव में ही स्थित है। नेक्स्ट है नलमदा और आत्रेयपुरम गांव किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। बच्चू गांव किस राज्य में है? राजस्थान में है। ये पूछा था। धन्ना मंडी गांव किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जो आपकी वहीदा प्रिज्म है जो नेवी में डॉक्टर हैं तो ये कहाँ से हैं? आपके यहीं से है। जम्मू कश्मीर का जिला है राजौरी आपका और गांव है धन्ना मंडी। ठीक है, तो ये पूछा गया था। नेक्स्ट है स्कीटो पुल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। बाजार गांव और सोलापुर गांव किस राज्य में स्थित है? आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। मधुबनी जिला किस राज्य में पड़ता है? आपके बिहार राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे आपके ईवीएस की एनसीईआरटी से उठाए गए क्वेश्चन हैं, तो ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें क्योंकि ये वन लाइनर फैक्ट जरूर है लेकिन यहाँ पर आपको पूरा विश्लेषण देने का हमने प्रयत्न किया है। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।